ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये चैप्टर तकरीबन न्यूक्लियस के हवाले से होगा। इसमें जितनी भी बातें हम करेंगे वो सारी न्यूक्लियस से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी कुछ हम जो है ना देख लेते हैं। कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं ये सिर्फ इनकी रिवीजन हो रही है, अगरचे हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किसके बारे में डील करते हैं, स्टडी करते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियस के स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है जो कि उस एटम के सेंटर में मौजूद होता है। और तकरीबन सारा का सारा मैस न्यूक्लियर एटम का कहां पर होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तकरीबन सारा का सारा, मोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा का सारा मैस कहां पर मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है एटम के। तो लिहाजा उसी न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ इट इंक्लूड प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई। अब इसी न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और जो इंटरेक्शन होती हैं उनके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अब जी देखें, न्यूक्लियस जो होता है वो किन चीजों से मिलकर बनता है, वो हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस उसे कहा जाता है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ऐसी बात है कि नहीं? जी ऐसा ही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियस में रहने वाले जितने भी हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूक्लियंस। तो अगर हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद कुल मिलाकर इकट्ठी, हम क्या कहेंगे? सबको मिलाकर के ये क्या है? न्यूक्लियंस है। क्या है? न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हीलियम है, हीलियम एटम। और हीलियम एटम जो होता है वो मेरे ख्याल से 2 4 होता है, ऐसी बात है। यस। इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। न्यूक्लियंस कहेंगे। बात क्लियर है? यस। इसी के साथ हम इनके एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है इसकी एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है ये न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उसमें सबसे पहले देखें कहां पर इस्तेमाल होती है? न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। अब न्यूक्लियर पावर जनरेशन आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, किसके जरिए से? न्यूक्लियस को इस्तेमाल करते हुए। न्यूक्लियस से मुराद क्या है? न्यूक्लियस से मुराद यूरेनियम हम कह सकते हैं, और बाकी जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? वो रेडिएशन इमिट करते हैं, और वो रेडिएशन क्या करती हैं? वो चूंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो वो पानी को गर्म करने में मदद देते हैं। और पानी जब गर्म होता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वो स्टीम क्या करती है? टरबाइन को घुमाती है या चलाती है। अब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर चलेगा, और जनरेटर चलेगा तो बिजली बनेगी, और वही बिजली हम इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा न्यूक्लियर पावर जनरेशन में न्यूक्लियर फिजिक्स का बड़ा आला किरदार है। इसी के साथ अप्लाई होता है न्यूक्लियर मेडिसिन। जितने भी न्यूक्लियर मेडिसिन है वहां पर भी ये इस्तेमाल होता है। उससे रिलेटेड हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम एक्सरे वगैरह कराते हैं तो वो भी सारा इसी से रिलेटेड ही होता है। इसी के बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स नाम ही से जाहिर है कि ऐसे वेपन जैसा कि न्यूक्लियर एटॉमिक बम हो गया,
तो इस किस्म के जो वेपन हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पर क्या इस्तेमाल होती है? न्यूक्लियर फिजिक्स इस्तेमाल होती है। बातें यहाँ तक क्लियर है? yes, आसान सी बात थी, बिल्कुल सिंपल थी। इसी के साथ साथ हमारे पास और भी सिंपल बातें मौजूद हैं यहाँ पर साइड में, और इनमें सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर, आप बताएं जरा। Number of proton. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जेड के साथ। इसी के साथ अब एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इसी ही की बदौलत, एटॉमिक नंबर ही की बदौलत एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। मिसाल के तौर पे एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो डायरेक्ट आप कहेंगे कि ये हाइड्रोजन होगा, ऐसी बात है कि नहीं? जी। और इसी के साथ अगर एटॉमिक नंबर 2 होगा तो फौरन आपके जहन में आएगा ये तो हीलियम है। एटॉमिक नंबर 3 होगा तो फौरन आपके जहन में आएगा ये लिथियम है, ऐसी बात है ना? yes, इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट को। किसको? Element को identify. I- तो इट मींस दैट कि एटॉमिक नंबर का एक भी अगर चेंज कर दे, मिसाल एक प्रोटॉन एक बढ़ा दे या एक प्रोटॉन कम कर दें, तो उससे पूरा का पूरा एलिमेंट चेंज हो जाता है, ये मैं कह सकता हूं। yes, जी। गुड हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक तो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है ए से, गुड 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 गुड। एटॉमिक मास हमारा जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल ए से, और इसी के साथ एटॉमिक मास जो होता है वो डिफाइन होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स मैंने क्या कहा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके हमारे पास टोटल क्या बनते हैं? न्यूक्लियॉन्स बनते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं? इंक्लूड्स बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बन जाएंगे। क्लियर है बात? yes, जी। इसी के साथ हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आते हैं जिनको हम एन से शो करते हैं, और ये न्यूट्रॉन नंबर जो होते हैं ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको न्यूट्रॉन नंबर कहा जाता है। और ये न्यूट्रॉन नंबर जब वेरी करते हैं और साथ ही में एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए, सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर जब वेरी करते हैं तो उससे हमारे पास आइसोटोप्स बनते हैं। क्या बनते हैं? isotopes, तो आइसोटोप्स के बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि आइसोटोप हमारे पास एलिमेंट की कुछ किस्में हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं ना कि एक ही एलिमेंट की कुछ किस्में हैं जहां पर न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज होती है, तो हमें क्या मिलते हैं? डिफरेंट आइसोटोप मिलते हैं सेम एलिमेंट के। क्लियर है बात? yes, इसका मतलब अगर एक एलिमेंट है और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स मिल रही हैं तो वो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उसकी, ये मैं कह सकता हूं ना? yes, ठीक है जी। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ए जेड एंड एन। ए जेड और एन के दरमियान में रिलेशनशिप, एक से मुराद क्या है? एटॉमिक नंबर या मास नंबर, और उससे मुराद जेड से मुराद क्या होगा? atomic एटॉमिक नंबर। और एन से मुराद क्या है? न्यूट्रॉन neutron नंबर। number, तो इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या होगा? तो चूंकि मैंने आपको पहले से बता दिया कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बनते हैं, तो लिहाजा एटॉमिक नंबर तो न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ neutrons, न्यूट्रॉन्स। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एटॉमिक नंबर मिलेगा, एटॉमिक नंबर मिलेगा। एटॉमिक नंबर से मुराद ना मैस नंबर, ठीक है? मतलब टोटल ओवरऑल की बात हो रही है, तो टोटल मैस नंबर होता है। एटॉमिक नंबर से मुराद एटम का नंबर, और एटम का नंबर से मुराद ये है कि वो नंबर जो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात? yes, जी। आगे बढ़े, yes, जी। पक्की बात। अब यहां पर देखें, यहां पर जो है एप्लीकेशंस जो है दोबारा रिपीट हुई पड़ी हैं, तो लिहाजा एप्लीकेशंस को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और रोल इन एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में इसका क्या किरदार है? तो किरदार के हवाले से देखें, एस्ट्रोफिजिक्स में इसका सबसे पहले तो देखें न्यूक्लियर रिएक्शन पावर द स्टार्स। अब देखें मिसाल के तौर पे
हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए तो जो सन है वो क्या है, हमारे पास एक ऐसा हम कह लें स्टार है जो क्या करता है, जो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, इमिट करता है और प्रोवाइड करता है किन को, जो हमारे पास सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स हैं उनको। तो लिहाजा न्यूक्लियर रिएक्शन कहां पर हो रहे हैं, सन के ऊपर हो रहे हैं, और उनके नतीजे में जो रेडिएशन मिल रही है वो किन को मिल रही है, अर्थ को मिल रहा है और बाकी प्लैनेट्स को मिल रहे हैं। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसा ही है। जी सो लिहाजा यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसका किरदार है कहाँ पर, एस्ट्रोफिजिक्स में, मीन्स के खलाई फिजिक्स में, जहां पर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के, अगर एक मिसाल के तौर पे स्टार है और वो स्टार एनर्जी इमिट करता है या रेडिएट करता है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उन्हीं एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी हासिल करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन पावर द स्टार्स। पहले पहले न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करते हैं, उन स्टार्स को पावर देते हैं। एनर्जी ऑफ द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये सन के अंदर जो एनर्जी आई है ये किसकी वजह से आई है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आई है। तो लिहाजा न्यूक्लियस की ही बात की जा रही है, इसका मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स ही यहाँ पर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। हेल्प्स इन स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज से मुराद क्या है, ऐसी बॉडीज जो कहां पर हों, जो स्पेस में मौजूद होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इसके बारे में तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है बात? यस। जी तो सिंपल कहने का मतलब ये था कि न्यूक्लियर फिजिक्स का देखें एक स्टार्स की हद तक जो है, और हमारे खला में कई जगहों पर इसका जो है ना क्या है, अमल दरामद है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है मास डिफेक्ट, जो हमारा पहला टॉपिक है जी इस चैप्टर का। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले मास डिफेक्ट को समझने से पहले एक बात को समझें। हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर तीन जो है वो क्या है हमारे पास, हम कह लें कि तीन बॉक्स कह लें सिंपल अल्फाज में, या तीन जो है हम सेब कह लें एप्पल, तीन एप्पल्स मौजूद है हमारे पास, और तीनों को जब हमने इसका मैस कैलकुलेट किया तो हमारे पास मैस कितना आया। मैस हमारे पास इन तीनों का आया जी, लेट सपोज 900 ग्राम। इन तीनों का मैस है कितना, 900 ग्राम। ग्राम। अब मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं कि अगर मैं इन तीनों को अलहदा अलहदा इनकी पैमाइश करूं, तो मैंने ये लिए हुए हैं कि ये तीनों का मैस सेम है, तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो पहले वाले एप्पल का मैस है वो फिर जाहिर सी बात है होगा 300 ग्राम, दूसरे वाले का कितना होगा 300, और तीसरे वाले का कितना होगा 300 ग्राम। 300 ग्राम, तभी जाकर ये 900 बनेगा ना। यस। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे 10 बाल मौजूद हैं और हर एक बाल की जो मैस है वो है 100 ग्राम। तो 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास ओवरऑल जो मैस आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा। ऐसा है? यस। तो बिल्कुल यही सेम सिनेरियो आया हुआ है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो टोटल मैस हमारे पास है ये वाला जो कि 900 ग्राम, और जो हमारे पास इंडिविजुअल किसी भी चीज का जो मैस है वो हमारे पास है 300 ग्राम। जैसा कि एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू में हम कहें तो इंडिविजुअल जो है एक एप्पल का कितना मैस है, 300 ग्राम मैस है। और अब देखें अगर 300 प्लस 300 प्लस 300 करें, 300 प्लस 300 प्लस 300, तो टोटल फिर कितना आएगा 900 900 ग्राम। और जब हमने इनको इकट्ठा इनका वजन किया तो भी 900 ग्राम आया। ऐसी बात थी कि नहीं? यस। लेकिन यहां पर न्यूक्लियर फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट जो है वहां पर अप्लाई नहीं होता है। यहां पर एक मसला आ जाता है, यहां पर एक बात जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। वो क्या है, और वो जो ऊपर नीचे होती है उसके बारे में हम यहाँ पर इंशाल्लाह मास डिफेक्ट में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? जी यस। ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले देखें हमारे पास मैस डिफेक्ट, सॉरी, मैस डिफेक्ट इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना।
एक तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिनोमेना है, mass of nucleus is less than expected। जो mass of nucleus होता है वो लेस देन एक्सपेक्टेड होता है। अब यहां पर लेस देन एक्सपेक्टेड कह लें या मजीद इसकी वजाहत करते हुए कह दें कि हमारे पास जो mass ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या होगा, वो लेस देन इंडिविजुअल ऑफ न्यूक्लियॉन्स होगा, इंडिविजुअल ऑफ कंबाइंड न्यूक्लियॉन्स। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास है हीलियम, ये देखें, और हीलियम का ये न्यूक्लियस है, और इस हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे। अभी Yes. अगर हीलियम का टोटल मैस देखा जाए तो हीलियम का मैस हमारे पास कितना होगा, यहां पर मिसाल के तौर पे बुक में आपको दिया गया है कितना, ये बुक में आपको हीलियम का मैस दिया हुआ है न्यूक्लियस का कितना, 2.14122 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ऐसी बात है। Yes. और इसी के साथ जब हम क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को अलहदा अलहदा करके, सेपरेट करके, न्यूक्लियस को तोड़कर, और फिर जब हम इनकी पैमाइश करते हैं, इनका वजन करते हैं, तो हमारे पास मैस कितना आता है आपको पता है, 2.16490 AMU, ये हमारे पास मैस आता है। अब देखिए इन दोनों मैसेज में फर्क है कि नहीं, है। इसमें ये हमारे पास है मैस ऑफ न्यूक्लियस, और ये हमारे पास मैस कौन सा है, इंडिविजुअल का, मतलब अलहदा अलहदा करके। तो मैं आई सिर्फ लिख रहा हूं यहां पर सिर्फ आपको समझने के लिए। तो देखें इनमें कौन सा मैस ज्यादा है, ये बताएं। इंडिविजुअल का। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जब उनको अलग कर लेते हैं उसके बाद इनका मैस ज्यादा होता है, लेकिन जब इनको इकट्ठा करते हैं तो मैस कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो दरमियान में मैस का गफला हुआ है, जो दरमियान में मैस गायब हो गया है, वो मैस जो है वो कहाँ गया, वो जो मैस गायब हुआ है उस मैस को क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट। मैस डिफेक्ट कहते हैं। तो अब देखिए वो कैसे मालूम होगा, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस सिनेरियो में जहां पर हमें गिवन ऐसे 2 दिए हुए हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं फिर तो कि हमारे पास मैस डिफेक्ट जो कि डेल एम से शो होता है वो बराबर होगा किसके, बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़ा ये है हमारे पास, तो मैस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो मैस डिफेक्ट आता है वो कितना आता है, 0.0023888 AMU आता है कि नहीं, आता है, इतना ही। आते हैं। जी। तो हमने इन दोनों को माइनस किया और माइनस करने के नतीजे में हमारे पास ये रिजल्ट आता है, और ये क्या है, मैस डिफेक्ट है। क्या है, मैस डिफेक्ट। मैस डिफेक्ट। ये वो मैस है जो डिफेक्टेड है। जो क्या है, ये वो मैस है जो डिफेक्टेड है, कि जब हम क्या करते हैं इंडिविजुअल एटम न्यूक्लियंस को क्या करते हैं, वजन करते हैं उसका, तो हमारे पास जो मैस आता है वो मैस ज्यादा होता है, और जब न्यूक्लियस के अंदर वो मौजूद होते हैं तो फिर मैस कम होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैस जो है वो उसका डिफरेंस आ रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है कि ये जो मैस होता है ना, जब अलग अलग न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, ये अलग अलग मौजूद हैं, इनमें ये न्यूट्रॉन है 2 और ये प्रोटॉन है 2, ये अलग अलग मौजूद है। जब अलग मौजूद है तो इनके पास एनर्जी होती है कि नहीं होती है, होती है। होती है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में करीब लाएंगे, इनको आपस में करीब लाएंगे। तो जब करीब लाते हैं, अब इनका मैस बहुत ज्यादा है, इनका मैस जो है वो ज्यादा है। जब मैस ज्यादा है, मैंने इनको करीब लाया, इसको न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जब न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इन्हीं मैस में से कुछ हिस्से से मुराद ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये कुछ हिस्सा जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, बाइंडिंग एनर्जी में। किस में, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी में। तो आप कहेंगे सर मैस डिफेक्ट की समझ सही से आई नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी में कैसे शिफ्ट हो गए, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो भाई बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास एक ऐसी एनर्जी होती है जो क्या करती है, न्यूक्लियंस को जोड़े रखती है, न्यूक्लियंस को जोड़े रखती है। जोड़े। आपने शायद 9th में आपने पढ़ा हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, पढ़ा है,
लो, नहीं पढ़ा। हेलो, नहीं पढ़ा है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी हमारे पास यही फोर्स है जो क्या करती है, जो न्यूक्लियंस को एक दूसरे के करीब बाउंड करके रखती है, न्यूक्लियंस को बांध के रखती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देखें न्यूक्लियस के अंदर लॉजिकल बात है कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन मौजूद है, दो न्यूट्रॉन मौजूद है, तो जो दो प्रोटॉन है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो कोई तो होगा जो इनको रोकने वाला होगा, ऐसी बात है कि नहीं? यस। तो ये जो बाउंड करके रखते हैं, इस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और जो एनर्जी लग रही है और जो फोर्स जनरेट हो रही है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, फोर्स की टर्म में कहेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और अगर एनर्जी की टर्म में कहेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है बात? यस। अब ये बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई? ये मास डिफेक्ट से आई। ये वो मास डिफेक्ट जो हमारे पास आया था, जो डिफेक्ट बना था, ये एक्चुअल में इनका मैस ज्यादा था, लेकिन जब ये इकट्ठे हुए तो इनका कुछ मैस कन्वर्ट हो गया किस में? बाइंडिंग एनर्जी में। किस में? बाइंडिंग एनर्जी। अब आप कहेंगे सर मैस कैसे कन्वर्ट हो सकता है बाइंडिंग एनर्जी में? एनर्जी और मैस, तो एनर्जी और मैस का आपस में रिलेशन आइंस्टाइन ने बताया नहीं है, इज इक्वल टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc का स्क्वायर। mc²। जब आइंस्टाइन ने बताया तो आइंस्टाइन ने यही तो कहा है कि बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है किस में ना, मैस कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। तो लिहाजा यहाँ एनर्जी पर में। हम कह सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका मैस ज्यादा होता है, उनको जब हम आपस में ऐड करते हैं। लेकिन जब हम उसको न्यूक्लियस में डाल देते हैं, या न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास, उसका मैस जो होता है वो कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल जितने भी हमारे पास न्यूक्लियंस थे, उनकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? किस में कन्वर्ट हो गई? मैस में। बाइंडिंग एनर्जी में। अभी तो कहा है थोड़ा थोड़ा मैस किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। हाँ, उसको जोड़ने बाइंडिंग। के लिए। हाँ सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने पहले एनर्जी का कह दिया था। चलो खैर कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा मैस किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यही बातें हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ये बस इतनी डिस्कशन मेरे ख्याल से बहुत रहेगी इसके लिए। अच्छा जी, दिस रूल्स डज नॉट अप्लाई टू न्यूक्लियस। यहाँ पर ये वाले रूल अप्लाई नहीं होते हैं जो यहाँ पर ये जो हमने 10 बालें ली हैं और फिर ऐसा और वैसा, ऐसे ये रूल नहीं अप्लाई होते हैं, ये मैंने बात बता दी। न्यूक्लियर मैस इज लेस देन सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियर मैस जो होगा वो कम होगा किससे? सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स से। तो ये बात भी मैंने आपको कर दी। मिसिंग मैस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। वो जो दरमियान में मिस हो जाता है मैस, जो ये पड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? मैस डिफेक्ट कहलाता है। ये बातें क्लियर है सारी? यस। ये वो बातें हैं जो मैंने कर ली हैं। अब यहाँ पर देखिए वही बातें दोबारा रिपीट होंगी, आपने जरा तवज्जो से देखना है। हमारे पास कार्बन 12 है, हैज 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन 12 के पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब ईच न्यूक्लियन हैज मास ग्रेटर देन 1 U। 1 U, 1 U का मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। क्लियर है बात? ये भी हमारे पास किसका यूनिट है? मैस का यूनिट है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम में, उसके लिए हमारे पास वैल्यू दी गई है, वो हम आगे इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे। अब हर न्यूक्लियन के पास, इसका मतलब प्रोटॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अब 6 है, ऐसी बात है। तो हर एक प्रोटॉन और हर एक न्यूट्रॉन के पास कितनी न, वो होगी मैस होगा ग्रेटर देन 1 U। इसका मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। येट टोटल मैस इज एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मैस यूनिट। तो जो टोटल मैस हमारे पास है कार्बन का, चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? मैस नंबर, कार्बन का मैस नंबर कितना होता है? 12। 12 होता है। तो अगर एटॉमिक मैस कार्बन का 12 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल होगा एटॉमिक मैस, तो वो हमारे पास बराबर होगा 12 AMU के। किसके? 12 AMU के। 12 AMU के बराबर होगा। इस तरह ड्यूट्रियम एग्जांपल देखिए, ड्यूट्रियम की एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने ली है कि ड्यूट्रियम कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। एक हमारे पास ड्यूट्रियम होता है, ड्यूट्रियम से मुराद हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसके पास 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन मौजूद होता है। एक्चुअल मैस इज लेस देन देयर सम। अब
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम को अगर ऐड किया, मतलब इन दोनों के मैसेज को अगर ऐड किया जाए तो एक्चुअल मैस जो होगा वो लेस देन देयर सम, वो इनके सम से कम होगा। इसका मतलब अगर हम ड्यूट्रियम को उसमें देखें, न्यूक्लियस की टर्म में देखें कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उसका मैस कितना है, ड्यूट्रियम का मैस, तो वो मैस ऑफ न्यूक्लियस वो लेस देन होगा किससे, मैस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मुराद ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस आपस में ऐड कर लो तो उससे कम होगा। डिफरेंस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। अब जो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जितना आया है वो डिफरेंस क्या कहलाता है, मैस डिफेक्ट कहलाता है। यहाँ पर अगर आप ग्राफ के देखें तो ग्राफ में अब क्या दिखाया गया कि अगर मैं कंबाइंड एक न्यूक्लियस को रखूं एक साइड पे और दूसरी साइड में मैं उसी न्यूक्लियस को खोल के रखूं तो इसका मैस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से देखिए ये नीचे की तरफ ऐसे टिल्ड हुआ पड़ा है, ऐसी बात है ना। यस। जी। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियॉन्स जो है उनको जब हम अलग कर देते हैं तो उनका मैस ज्यादा होता है, और जब हम न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो मैस कम हो जाता है। इसका मतलब वो मैस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइंडिंग एनर्जी में। किसमें, बाइंडिंग एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी। गुड हो गया, गुड 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 गुड। इसी तरह अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ मैस डिफेक्ट। अब क्या है मीनिंग ऑफ मैस डिफेक्ट, मैंने बातें सारी बता दी हैं आपको, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। मैस डिफेक्ट इज द मिसिंग मैस, सबसे पहले तो ये मिसिंग मैस है। इट अपेयर ड्यूरिंग न्यूक्लियर फॉर्मेशन, जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है, न्यूक्लियस बनता है तो उस वक्त क्या होता है, ये अपेयर्स हो जाता है, अपेयर हो जाता है। दिस मैस कन्वर्ट इनटू बाइंडिंग एनर्जी, और ये जो मैस होता है, ये मैस डिफेक्ट वाला मैस, जो छोटा सा मैस होता है, जो असल में डिफेक्टेड मैस होता है ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जी। उसके बाद है कि मैस डिफेक्ट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस मैस एंड सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स मैस। ये मैंने बात कर दी कि मैस डिफेक्ट जो होता है डेल एम वो बराबर होता है किसके, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस मैस एंड न्यूक्लियॉन्स मैस। तो न्यूक्लियॉन्स का मैस ज्यादा होगा तो लिहाजा मैं यहां पर लिखूंगा मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस, इंडिविजुअल न्यूक्लियस ऐसे लिख सकता हूं। तो इनके बराबर होगा, ये मैंने बात बता दी। इसको डेलम से शो करते हैं वो भी मैंने बता दिया। सिंबल यूज्ड, मैस ऑफ प्रोटॉन MP से शो करते हैं, मैस ऑफ न्यूट्रॉन MN से शो करते हैं, मैस ऑफ न्यूक्लियस M और न्यूक्लियस से शो करते हैं। ये बात समझ में आ गई सारी। यस। जी। ये मैंने आपको यहाँ पर देखे, प्रोटॉन का जो हमारे पास मैस होता है वो होता है 1.007276 AMU, और हमारे पास यहाँ पर जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैस हमारे पास 0.00004 9 AMU, और इसी के साथ हमारे पास मैस ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008665। अब इन दोनों को अलग-अलग सम करें, अलग-अलग सम करें तो हमारे पास रिजल्ट ये आता है। लेकिन जब इन दोनों को यहां पर इसमें कंबाइंड सम करें तो हमारे पास रिजल्ट ये आता है। तो इनमें फर्क होता है, इनमें फर्क जो होता है वो हमारे पास मैस डिफेक्ट कहलाता है। बातें क्लियर है? यस। अब देखिए मैं यहाँ पर, ये प्रोटॉन हमारे पास मौजूद है, प्रोटॉन के मैस भी मौजूद है और न्यूट्रॉन का मैस भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉन का मैस भी मौजूद है। तीनों को मैंने जमा किया तो रिजल्ट ये आया। लेकिन जब न्यूक्लियस का इकट्ठा मैंने मैस कैलकुलेट किया तो वो ये आया। तो दोनों में फर्क आ गया। जब दोनों फर्क आया तो मैंने जब फर्क कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आया मैस डिफेक्ट। आगे बढ़े जी, आगे हमारे पास आता है मैस डिफेक्ट फार्मूला। अब फार्मूला कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया फार्मूला कैसे बनेगा कि डेल एम का मतलब मैस डिफेक्ट इज इक्वल टू, क्या मैंने बताया था कि मैस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ऐसे बताया था कि नहीं? यस, ऐसा ही है। ठीक है। अब इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में क्या आता है, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में हमारे पास क्या आता है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मैस ऑफ प्रोटॉन और माइनस और मैस ऑफ न्यूक्लियस, ऐसी बात है ना? यस। तो यही बात है यहां पर लिखी हुई है, देखें। अब उसके बाद जनरल फार्मूला या जनरल मैस डिफेक्ट फार्मूला जो हमारे पास है वो कैसे है, जनरल से मुराद अब देखिए ना, यहां पर हमारे पास देखिए मैस ऑफ न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन तो नहीं है ना, अब हर एक एटम के मुख्तलिफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऐसी बात है कि नहीं? यस। एक प्रोटॉन भी नहीं है कि हमने सिर्फ MP लिख दिया मैस ऑफ प्रोटॉन, तो मैस ऑफ प्रोटॉन तो फिर एक प्रोटॉन हो जाएगा। हमने एक प्रोटॉन भी यहाँ पर नहीं लिखना है, हमने तो मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन है, हीलियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, हर किसी के अपने अपने न्यूक्लियॉन्स नंबर होते हैं और
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो लिहाजा हमें एक जनरल रिलेशन चाहिए। तो जनरल रिलेशन के लिए देखें, सारी बात वही, ये वाली बात वही हो गई, ये मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, माइनस वैसे का वैसे आ गया। यहां पर सिर्फ ये जो चेंज आया ना, उसमें हमने मेंशन करना है किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। उसके लिए क्या करते होते हैं, सबसे पहले आपको याद रहे कि न्यूट्रॉन नंबर मालूम करने के लिए आपको टोटल एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ऐसा है कि नहीं? सही है। तो मैं कह लूंगा कि न्यूट्रॉन नंबर मालूम करने के लिए हमने ये किया, तो लिहाजा मैं यहां पर कह सकता हूं कि न्यूट्रॉन नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है बात? यस। मास ऑफ प्रोटॉन से मुराद हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन तो ये है। अब कितना मास, कितने प्रोटॉन है, तो कितने प्रोटॉन के लिए मुझे z को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और z है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसा ही है। गुड। और इस तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन कितने न्यूट्रॉन है, तो उसके लिए मुझे एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके न्यूट्रॉन्स की तादाद मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नहीं इसके साथ, ताकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की हमारे पास मास आ जाए। यस। गुड हो गया। तो यही हमारे पास रिलेशन यहां पर फाइनल आ गया, जो कि जनरल रिलेशन है किसके लिए, मास डिफेक्ट के लिए। मैथ्स के लिए। आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, ये मैसेज आर मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। मैस जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मैसेज वो एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किए जाते हैं। सिंबल इसका U भी होता है और AMU भी होता है, दोनों इसके सिंबल हैं। यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, और इसको अक्सर न्यूक्लियर फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट है मैस का। अब डेफिनेशन क्या होगी, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन। अब ये जो कार्बन एटम है यहाँ पर, इसको क्या लिया गया, स्टैंडर्ड लिया गया था उस टाइम में, तो लिहाजा हम कार्बन के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एटॉमिक मास। अब जो एटॉमिक मास का स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, AMU है, और ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। और एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg। 1.66 × 10⁻27 kg के बराबर होता है ये 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इतने के बराबर होता है। तो अगर मिसाल के तौर पे पीछे जो हमारे पास ये आया था, ये एटॉमिक मास यूनिट, ये वाला, अब इसको क्या करेंगे, अगर हमने कन्वर्ट करना हो kg में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी 1 एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसके साथ इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वहां से आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, AMU को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, kg में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। उसके बाद हमारे पास आती है बाइंडिंग एनर्जी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, यहाँ पर सिर्फ इसको पढ़ेंगे। क्लियर है बात? यस। जी। मास डिफेक्ट पजल्ड साइंटिस्ट इनिशियली। तो मास डिफेक्ट असल में पहले जो है ना, साइंटिस्ट जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो गए थे, वो समझ लो कि अफसुर्दगी का शिकार हो गए थे, किस्म के टेंशन का शिकार हो गए थे कि ये क्या हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं उनको अलग-अलग, जब हम उसका मास निकालते हैं तो कुछ और निकलता है, न्यूक्लियस का मास निकालते हैं तो कुछ और निकलता है, ये क्या चक्कर है। तो वो बहुत परेशान हो गए थे। तो इसी की यहाँ पर बात की जा रही है, पजल्ड। तो यहाँ पर क्या किया, बिल्कुल ऐसा ही जैसे एक पजल होती है ना, एक पहेली होती है, तो पहेली को सुलझाना जैसे मुश्किल हो गया था, इस तरह इनके लिए ये मुश्किल हो गया था। मास डिफेक्ट है क्या भला, क्यों ये मैथ्स में चेंज आ रहा है, क्या वजह है आखिर मैथ्स में चेंज आने की। तो उस टाइम तो आइंस्टाइन जैसा बंदा नहीं था ना जो कहे कि भाई एनर्जी जो है वो मैथ्स में कन्वर्ट होती है और मैथ्स एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऐसी बात है ना। यस। ये तो फिर आइंस्टाइन है और उसने कहा कि यार मैथ्स जो होता है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब हो सकता है फिर तो बात समझ में आ गई कि भाई हाँ, फिर तो ये जो है ना कुछ मैथ्स इसका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा जब ये न्यूक्लियस में इकट्ठे हुए थे। तो यही बात यहां पर भी लिखी गई है। फिर उसके बाद दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, और इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। वो मैंने आपको बता दिया कि जो मैस कन्वर्ट होता है एनर्जी में उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और ये वो एनर्जी है जो क्या करती है, जो न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है, न्यूक्लियस को आपस में जकड़े रखती है। बात समझ में आ रही है? जी। अब मिसाल के तौर पे एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को जकड़े रखा है एनर्जी ने, कितनी एनर्जी ने जकड़े रखा है इसको, मिसाल के तौर पे वो एनर्जी जो है वो हमारे पास है
5 जाउल। कितनी है? 0.5 जॉल। जाउल जाउल नहीं कहते, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। चलो मैं कह देता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर देते हैं, कि यहाँ पर जो है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी जो है उसने क्या किया हुआ है, इन न्यूक्लियंस को बांधा हुआ है। तो मुझे बताएं, इन न्यूक्लियंस को अगर मैंने तोड़ना हो, इस न्यूक्लियस को मैंने अगर तोड़ना है और न्यूक्लियंस को बाहर निकालना है, तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 0.5 ही। हाँ, इतनी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी एनर्जी उन्होंने पकड़े हुए, तो इससे ज्यादा देनी पड़ेगी, कम नहीं देनी पड़ेगी। ऐसी बात है ना? यस। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, ऐसी कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड कि वो क्या हो जाए, उससे न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए। इट सेपरेट्स न्यूक्लियस इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि ये क्या कर दे, न्यूक्लियस को अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक कर दे। वो एनर्जी क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी। अब देखें, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है और उससे वो चीज टूट जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी एनर्जी ने तो उसको पकड़ के रखा हुआ था। ऐसी बात है ना? यस। तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को पकड़े रखती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को जकड़े रखती है। ये भी कह सकता हूं, और ये भी कह सकता हूं कि अगर न्यूक्लियस को तोड़ने में कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्लियर है बात? यस। अब कान है, कान को चाहे इस हाथ से पकड़ो चाहे इस हाथ से पकड़ो, कान तो कान ही होता है ना। यस। तो ये भी वैसा ही है, चाहे आप वैसे कहें चाहे ऐसे कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। बाकी तो ये बातें सारी हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद है आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन का मैस एनर्जी रिलेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा, कि एनर्जी फेमस इक्वेशन रिलेट्स मैस एंड एनर्जी, जो कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। यहाँ पर उन्होंने एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है एक्चुअल में रिलेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब चूंकि जो मैस कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, वो मैस तो मैस डिफेक्ट नहीं था। यस। तो जो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वो मैस डिफेक्ट था, लिहाजा मैं इस एम की जगह पर कौन सा एम लगाऊंगा? डेल एम लगा दूंगा, जो कि मैस डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लगा सकता हूं ना? यस। ये वो मैस है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लिहाजा हमने इस रिलेशन से क्या करना होता है, यही तो फाइंड आउट करना होता है कि जो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो कितना था, या एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है तो कैसे, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मैस डिफेक्ट जो है, ये वो मैस है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लिहाजा मैं एम की जगह पर डेल एम लिखूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये रिलेशन। उसके बाद वेयर ई जो है वो क्या है हमारे पास? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी बी छोटा सा लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसे, ई बी। यस। तो ई बी भी इसको लिख सकते हैं कि ई बी मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम इन टू सी स्क्वायर। अब डेल एम क्या है? मैस डिफेक्ट है, और सी स्क्वायर से मुराद सी क्या है? वो हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट है। लाइट है। क्लियर है बात? यस। जी। गुड गुड, माशाल्लाह। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारे पास यहाँ पर कुछ की कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा। मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये बात तो हमने बता दी कि मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, एनर्जी जो है वो भी मैस में कन्वर्ट हो सकती है, ये बातें भी हमने डिस्कस कर ली। मैस एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, जो है मैस और एनर्जी के आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसी के साथ कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं उसके लिए रिलेशन भी बता दिया कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के जरिए से। ऐसा है, यस। इसके जरिए से द रिलेशन शो, जो हमारे पास रिलेशन है 22.2 ये वाला, ये क्या शो करता है? बाइंडिंग एनर्जी को शो करता है। न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मैस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा, मैस ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेट न्यूक्लियॉन्स। अगर मैं यहां पर दिखा सकूं आपको ये, तो यहां पर न्यूक्लियस की जो हमारे पास मैस होगा और बाइंडिंग एनर्जी, उनको जमा करके तो हमारे पास जो अलग अलग न्यूक्लियॉन्स हैं उनके मैस के ये बराबर आएंगे। क्या आएंगे? बराबर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी का बहुत ही आला किरदार है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको अगर हम मैस में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास जब हम उनको ऐड करते हैं तो टोटल रिजल्ट हमारे पास इसके बराबर आता है, वरना कम आता है।
अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास स्मॉलर मैस है, ये वैसे ये इन्होंने ऐसे ही मेंशन किया हुआ है स्मॉलर मैस वगैरह। तो यहाँ पर मैं अगर कह सकूं कि हमारे पास मैस ऑफ न्यूक्लियस प्लस बाइंडिंग एनर्जी का मैस, तो मैं यहाँ पर एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी जो मैस डिफेक्ट है डेल एम, तो ये बराबर होगा किसके, मैस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के। ऐसे कह सकता हूँ ना? यस। गुड, ये भी कह सकता हूं मैं। गुड हो गया बात। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल एक दी गई है, उसी बुक की एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहा गया कि हीलियम है जिसके 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब कंबाइंड मैस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का कंबाइंड मैस है, टोटल मैस, तो टोटल मैस न्यूक्लियस का इतना आता है, न्यूक्लियस का ओवरऑल न्यूक्लियस का मैस इतना आता है। और सम ऑफ मैसेज ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को जब आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास इतना आता है मैस। अब इन दोनों में देखे वैल्यूज में फर्क है, ये वाली वैल्यू जो है वो कम है, ये न्यूक्लियस की मैस है, न्यूक्लियस का मैस, और ये इंडिविजुअल हमारे पास न्यूक्लियॉन्स का मैस है। तो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन का मैस ज्यादा है और न्यूक्लियस का मैस कम है। तो मैस डिफेक्ट में हम क्या करते हैं, मैस डिफेक्ट में हमारे पास होता है डेल एम, मैस डिफेक्ट इज इक्वल टू मैस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, मैस डिफेक्ट आया। क्या आया? मैस डिफेक्ट। मैस डिफेक्ट, जो कि एएमयू में है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1 एएमयू मैंने बताया कितने के बराबर होता है, 1.66 7 kg। हमने सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है मैस डिफेक्ट को किसके साथ, 1.66 -27 kg के साथ। तो मैंने जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट में आंसर आ गया केजी में, ये जो कि बराबर है 4.860314 -10⁻29 kg, जो कि हमारे पास मैस डिफेक्ट है। क्लियर है बात? यस। आगे बढ़ते हुए कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग एनर्जी, अब उस एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ये तो हमारे पास मैस डिफेक्ट आ गया, केजी में आ गया, ठीक है बात। अब एनर्जी में कैलकुलेट करना है, एनर्जी क्या होगी, ये जो है ये इतना मैस, इतना मैस, ये इतना मैस, ये जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कितनी एनर्जी देगा। तो उसके हमारे पास E = mc² फार्मूला है ना। अब हमें डेल एम तो मालूम हो गया, डेल एम की वैल्यू तो ये पड़ी हुई है, ये वाली वैल्यू, और सी की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो जब हम पुट करेंगे, देखिए डेल एम की वैल्यू हमने ये पुट कर दी केजी में, और मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर ये हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एनर्जी की कितनी, 4.374283 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 जूल। ये हमारे पास एनर्जी आ गई किसमें, जाउल में। ये वो एनर्जी है जो एनर्जी क्या करती है, बाउंड करके रखती है न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर। कौन से न्यूक्लियस के अंदर, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? हीलियम के न्यूक्लियस। क्योंकि ये हीलियम के लिए हमने मालूम किया है ना मैस डिफेक्ट। यस। तो एनर्जी भी तो उसी की होगी, बेंडिंग एनर्जी। क्लियर है बात? क्योंकि हमने मैस डिफेक्ट उसी का पुट किया है। अब यहां पर ये जो जूल है ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, और ये बड़ा यूनिट है। क्या है? एनर्जी का बड़ा यूनिट। हमने अगर एनर्जी के छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो वो तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेरे ख्याल से ऐसी बात है। यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताएं। मजे की बात आ गई, मजे की बात। कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? सर्च नहीं करना, पता हो? नहीं अच्छे बच्चे हैं? अरे आप नहीं आता। इसको सिंपली हमने क्या कर देना है, इस वैल्यू को 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। मुझे बताएं कि बड़ी वैल्यू को जब छोटा बनाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, तभी तो वो छोटी हो जाती है वैल्यू ना। अब मिसाल तो पे 10 है, और 10 को मैंने मजीद छोटा बनाना है, क्योंकि मैंने कहा था कि जूल जो है वो बड़ा यूनिट है।
अब बड़ा यूनिट जो है उसको डिवाइड करेंगे तभी तो वो जो है ना मजीद छोटे की तरफ जाएगा, ऐसी बात है ना। यस। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, 1.6 ×10⁻19 को डिवाइड करना होगा। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और ये 1.6 ×10⁻19 क्या है? वन AMU के बराबर है। 1 AMU के बराबर तो नहीं है। 1 AMU के बराबर कौन सी वैल्यू थी जी, बताएं जल्दी करें। 1 AMU के बराबर 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 थी, और ये बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वॉट के। जी 1.66 नहीं थी वो तो, मेरे ख्याल से उसकी जो एनर्जी थी, क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आया, भूल गया क्या। 1 AMU की जो वैल्यू थी 1.66 × 10⁻27 10 की पावर -27 थी। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि 1.6 × 10⁻19 जो है ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। कूलम। और जाउल पर कूलम जब आ जाए ना तो जाउल के अंदर, जाउल जो है ये हमारे पास कौन सा यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें कूलम से कूलम कैंसिल होके हमारे पास केजी ही बचता है। क्या बचता है? केजी। जी केजी ही बचता है। तो यहाँ पर चलो उनकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे कोर्स का वो हिस्सा नहीं है, ज्यादा हमने उसकी डिटेल में नहीं जाना। लेकिन इतना पता हो कम से कम आपको कि जाउल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 1.6 × 10⁻19 के साथ हमने डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? केजी में कन्वर्ट हो जाएगी ना, उसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी, सारा मिक्स हो जाता है। अच्छा जी, सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के क्या जो है ना हमारे पास खसूसियात है, तो दिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हीलियम फॉर न्यूक्लियस। जो हमारे पास हीलियम है उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑल्दो स्मॉल इट इज सफिशिएंट टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। अगरचे ये बहुत ज्यादा छोटे, बहुत ज्यादा थोड़ी एनर्जी है, लेकिन ये क्या करती है, ये बहुत है ये एनर्जी, किसके लिए? न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए, न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए। होल्ड करने के लिए। न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स मौजूद होते हैं उनको होल्ड करने के लिए ये एनर्जी सफिशिएंट है, बहुत है जी, गिविंग इट स्टेबिलिटी, और ये स्टेबल भी रखती है इनको। इसी के साथ इन न्यूक्लियर फिजिक्स इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस मैस इन एनर्जी यूनिट्स। और जो है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में अक्सर जो है हम क्या करते हैं, मैस को एनर्जी के यूनिट में रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसी के साथ हमारे पास है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU। तो इसको हम पढ़ लें या क्या कर लें, मजीद भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। कितना टाइम हो गया है जी, कोई अंदाजा है? 7:02। बहुत है। यहाँ तक बहुत है, आपकी मर्जी है। पक्की बात है। मैं तो आगे चला जाऊंगा न्यूक्लियस और ये, मैं, मेरे लिए तो मसला नहीं है, मैं तो बैठा रहूंगा। लेकिन खैर आपका जो है ना कोर्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हमने खींच नहीं लिया। ये वाला चैप्टर हो जाए फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर पीछे 2 या 3 रह जाएंगे। और ये वैसे जो है ना ये हैं भी छोटे छोटे मेरे ख्याल से आगे, और वो भी जो है हाँ, ना नहीं ऐसे, बहुत लंबा। मुझे तो बोरिंग बोरिंग किस्म के लग रहे हैं, मैंने कभी पढ़ाए नहीं है वैसे,
बोरिंग है ना जी। ये डिबेट, और ये पता नहीं और क्या है, मेडिकल की फील्ड में जो इसके काम है। तो मेडिकल से तो हमारा कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी चलो फायदा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग होगा शायद। पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या आता है, मजा आता है या नहीं आता है, वो चलो बात की बात। मेडिकल वाला चैप्टर नहीं करना, जी वो वाला चैप्टर नहीं करना, पूरा नहीं करना। अच्छा हाँ, एक पूरा फॉर्मेटिव है, फिर पीछे 2 रह जाएंगे इसके अलावा, छोटे छोटे हैं वो भी। अच्छा, वो मेडिकल वाला सारा फॉर्मेटिव है। हाँ, शायद मेडिकल वाला फॉर्मेटिव है। सही बा, उसमें इतने रेडिएशन वगैरह और पता नहीं क्या क्या है उसमें। चलो खैर कोई नहीं मसला, अगर फॉर्मेटिव ना भी हो तो इंशाल्लाह डरना नहीं है, हमने जो है ना सीना तान के आगे बढ़ना है, ऐसी बात है ना। यस। गुड हो गया। तो मजीद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, बल्कि एक तो पढ़ ले, फिर उसके बाद बेंडिंग एनर्जी या फिर न्यूक्लियस आ जाएगा, तो ये पढ़ ना ले। पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उसके मुताबिक हमें पता है कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको चाहिए 1 AMU का, 1 AMU, देखिए 1 AMU जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारे पास 1 AMU जो है ये मैस है, किसका मैस है जी, ये मैस है एक प्रोटॉन का, किसका, एक प्रोटॉन का। और यही 1 AMU जो है ये मैस है किसका, किसका, एक न्यूट्रॉन का। तो ये प्रोटॉन का भी यही मैस है और न्यूट्रॉन का भी यही मैस है, 1 AMU। बात समझ में आ रही है। यस। तो अगर मिसाल के तौर पे आपके जहन में आता है ना कि यार मैंने बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस की नहीं मालूम करनी, बल्कि एक प्रोटॉन की या एक न्यूट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी ये मालूम करनी है, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, उसी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मैस लेंगे और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास वो एनर्जी मिल जाएगी जो एनर्जी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के पास होती है, या उसका जो हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल है, जो कन्वर्ट हो सकता है टोटल हमारे पास क्या, उसका मैस किस में, एनर्जी में। अब देखिए हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट है 1 AMU, वो बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻27, इसी के बराबर यस। होता है। अब उन्हें क्या करना है, साथ में स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब स्पीड ऑफ लाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास आ गई ये, जो कि बराबर है 1.494 × 10⁻⁻10 जूल। अब ये वो एनर्जी है जो किसकी है, एक न्यूक्लियन की है। एक न्यूक्लियन से मुराद एक प्रोटॉन की या एक न्यूट्रॉन की, ऐसी बात है ना। यस। तो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन की जो एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी। अब इसी, अगर हम मिसाल के तौर पे इस जॉल को मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁹ जॉल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसी बात है ना। जॉल नहीं, जी। सॉरी, इसी वैल्यू के साथ, कूलम के साथ, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के साथ है, समझ लो। लेकिन कूलम को यहाँ पर हम मेंशन नहीं करते हैं ज्यादातर, बस सिर्फ इसी न्यूमेरिक वैल्यू को ही हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जूल से कन्वर्ट हो जाता है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास आएगी 1.60 × 10⁻⁻, अच्छा ये पता नहीं क्या है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हुआ पड़ा है, ठीक है, मैं वही यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सिंपली क्या किया हुआ है, ये वाली वैल्यू जो है, ये एनर्जी वाली वैल्यू, मैंने आपको सिंपली कहा था कि एनर्जी वाली वैल्यू को 1.494 को ×10⁻⁻10 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 1.6 ×10⁻⁻19 के साथ। जब हमने इसके साथ डिवाइड किया तो डिवाइड करने के नतीजे में हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया, 9.315 ×10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10⁸ जो होता है वो किसके बराबर होता है, किसी के बराबर नहीं होता है, ऐसी बात है। यस। अगर प्रीफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10⁸ तो नहीं होता है ना, 10⁶ होता है या 10⁹ होता है, ऐसा है ना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ, 10⁶ की तरफ इन्होंने जंप किया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पॉइंट को यहां से उठाकर और 2 दर्जे आगे लेके जाऊं, क्योंकि 8 से मैंने क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो 1 2, तो पॉइंट आ जाएगा 931 के बाद, तो ये आ गया पॉइंट 931 के बाद। तो हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसा होगा ना, वैल्यू कुछ ऐसी होगी 931.5
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ और 8 था, क्योंकि 2 दर्जे पॉइंट पीछे आया तो 8 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस आगे की तरफ गया है। अब ये 10⁻⁶ जो है वो तो बराबर है मेगा के, तो मैं लिहाजा पुट कर सकता हूँ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं ये कह सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 AMU जो होगा वो बराबर होगा किसके, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। मतलब 1 AMU के पास जो एनर्जी होगी, 1 AMU खुद क्या है, मैस है, और इसके पास जो एनर्जी होगी या जो ये एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है वो एनर्जी कितनी बराबर होगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी होगी। इसका मतलब ये एनर्जी किसकी है, एक प्रोटॉन की है या एक न्यूट्रॉन की है। बात समझ में आ रही है? यस आसान है ना? यस। सारी समझ में आ गई? कोई सवाल कोई? आ गई है समझ सब कुछ? जी बस मतलब मिक्स हो ओके, रहा है, नया नया है ना। मिक्स हो रहा है। हाँ मिक्स हो रहा है। खैर अब बिरयानी में मिक्स करके खा ले, कुछ नहीं होता, या घोल के पानी के साथ घोल के मिक्स करके पी ले, ठीक है? सभी वही मिक्स कर। वही ना, उसको ऐसा समझ लो जैसे वो बिरयानी में रायता डालते हैं, ठीक है? ओके